नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीके बैंक डेटा में। और आज हमारी एक अगली क्लास है पॉलिटी की, लेक्चर 21। इसमें हम पिछली क्लास में हमने जो संसद यानी कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पार्लियामेंट के जो सदन थे, लोकसभा राज्यसभा, उसके बारे में जाना, उसकी योग्यता क्या रहती है और उनमें जो संख्या है वो कितनी रहती है, अधिकतम कितनी रहती है, वर्तमान कितनी है भारत में, उस तरीके से। उसके अलावा उनके जो प्रथम अध्यक्ष वगैरह थे उनके बारे में जानकारी ली और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये संसद का जो पार्लियामेंट का जो ये क्लास है, ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज है आपका पार्ट 2। इसमें हम संसद के सत्र के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा संसद के 3 सत्र होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा प्रश्नकाल और शून्यकाल के बारे में जानेंगे। इनसे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तुक्का लगाते हैं, तो इस बात को थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आगे आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, इस बात की जिम्मेदारी है। इसके अलावा स्थगन, सत्रावसान और विघटन, सत्रों में जो क्या कहते हैं, सदनों का जो स्थगन होता है, सत्रावसान होता है, विघटन होता है, ये क्या होता है, इन प्रक्रिया को थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे। इसके अलावा कुछ प्रस्ताव और हैं, जैसे आपने देखा होगा अविश्वास प्रस्ताव आता है, धन्यवाद प्रस्ताव आता है, कटौती प्रस्ताव आता है, तो इन प्रस्तावों के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। इसके बाद हम इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संसद के सत्र। ठीक है, सत्र क्या होता है वास्तविकता में? तो संसद के सदनों की प्रथम बैठक और सत्रावसान के बीच की अवधि को सत्र कहते हैं। ठीक है, जो संसद के सदनों की जो प्रथम बैठक है और जो सत्रावसान होता है उसके बीच की जो अवधि है उसको सत्र कहते हैं। संसद के वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बात की जाए तो आपका पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि सत्र कितने होते हैं एक वर्ष में संसद के? तो आपके 3 सत्र होते हैं संसद के, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मॉनसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। ये आपके 3 सत्र हो गए। बात की जाए बजट सत्र की तो ये फरवरी से मार्च तक चलता है। ये सत्रों में सबसे बड़ा सत्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चलने वाला सत्र कौन सा है? तो आपका बजट सत्र है। दूसरा है मॉनसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर तक चलता है। तीसरा है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है, जो कि आपका सबसे छोटा सत्र है। थोड़ा सा याद करने के लिए मैं बता दूं, आपको पता होगा कि हमारे जो शीत यानी कि ठंडों में दिन वो होते हैं छोटे होते हैं। आपको पता है दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, तो सीधी सी बात है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हैं। शीतकालीन में क्या है? तो छोटे हैं। तो क्या है? तो नवंबर से दिसंबर तक है, सबसे छोटा सत्र है। बजट सत्र फरवरी से मार्च तक है, जो कि सबसे लंबा सत्र है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे संसद के सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। कोई भी सत्र है, यानी कि 3 सत्र होते हैं, इनमें से किसी भी सत्र के बीच आपका 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये सीधे सीधे वर्णन दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे हम राष्ट्रपति के अभिभाषण की। तो लोकसभा चुनाव के बाद पहले सत्र में प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। ठीक है, आपके जो सत्र की शुरुआत होती है उन दोनों सत्रों को आपको जो संयुक्त रूप से संबोधित करता है वो आपका लोकसभा व राज्यसभा। ये आपके संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है, संयुक्त अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता आपका लोकसभा करता है, लेकिन इसको बुलाया किसके द्वारा जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको बुलाया जाता है। यह भाषण सरकार की नीतियों व भावी कार्यक्रमों की चर्चा का प्रारूप होता है। ठीक है, इसमें सीधे सीधे सरकार की जो नीति है और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ये हो गया राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित। आगे हम बात करेंगे स्थगन, सत्रावसान व विघटन के बारे में हम जानेंगे कि ये होता क्या है वास्तविकता में। तो स्थगन क्या है? तो स्थगन सदन की बैठक को कुछ निश्चित समय के साथ निलंबित करना आपका स्थगन कहलाता है। ठीक है, कुछ निश्चित समय के लिए किया जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, जब सदन को यह बिना बताए स्थगित कर दिया जाए कि उसकी अगली बैठक कब होगी, तो ये कहलाता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। यानी कि स्थगन भी आपका 2 प्रकार का होता है। स्थगन द्वारा केवल बैठक को निलंबित किया जाता है कि ना कि सदन के सत्र को। ठीक है, सिर्फ बैठक को आपका स्थगित किया जाता है, ना कि सदन के सत्र को आपके। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सत्र को, सॉरी, बैठक को निलंबित किया जाता है, ना कि आपके जो सदन के सत्र है उसको स्थगन ये कहलाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, निश्चित समय के लिए निलंबित करना ये कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सत्रावसान के बारे में। संसद के सत्र, एक सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है। मान लीजिए आपके 3 सत्र हैं, तो आपका जो बजट सत्र है वो आपका समाप्त हो गया, तो उसके बाद समाप्त होने के बाद उसको सत्रावसान कहा जाता है। सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सत्र को आहूत व सत्रावसान करने की घोषणा राष्ट्रपति करना है। आहूत से मतलब है शुरुआत करने की जो वो है, और उसको सत्रावसान करने का दोनों का जो कार्य है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
नोट, अनिश्चित काल के लिए जब सदन को लोकसभा अध्यक्ष स्थगित करता है और उसके कुछ समय बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की सूचना जारी करता है। मैंने आपको बताया स्थगन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित काल के लिए, एक होता है अनिश्चित काल के लिए। जब अनिश्चित काल के लिए कर दिया तो उसके बाद जो आएगा राष्ट्रपति वो एक अभिभाषण जारी करेगा और कहेगा कि भाई अब सत्रावसान हो गया है, यानी कि तब से आपका सत्रावसान लग जाएगा। इस बात को समझना आप, ठीक है। आगे हम बात करेंगे स्थगन व सत्रावसान में अंतर, इसको देखेंगे, इसके माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। स्थगन की बात करना है तो इसमें स्थगन में सिर्फ केवल बैठकों को रोकना होता है, लेकिन सत्रावसान में आपको सत्र ही समाप्त कर दिया जाता है। एक सत्र समाप्त होकर नया सत्र शुरू होगा, उसके बीच का समय सत्रावसान है। दूसरा है किसके द्वारा किया जाता है, तो सदन के अधिकारी द्वारा आपका स्थगन किया जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है आपका सत्रावसान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला है विघटन, तो राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण विघटित नहीं होता है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। आपको मैंने बताया था जब राज्यसभा पढ़ाई थी कि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका विघटन अभी तक, जब से ये इसका निर्माण हुआ है आज़ादी के बाद से अभी तक इसका विघटन नहीं हुआ है। तो विघटन किसका होगा, तो फिर लोकसभा का होगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 85। अब दो तरह से विघटन होता है, ठीक है। पहला होता है कार्यकाल पूरा होने पर, मान लीजिए 5 वर्ष हो गए संसद को, हमारे प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा हो गया, तो उसके बाद तो सीधी सी बात है विघटन होगा। फिर नए चुनाव हो गए, नए चुनाव के बाद आपके नए प्रधानमंत्री को चुना जाएगा। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा, कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाती है जिसके उपरांत आपका विघटन किया जा सके, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दो तरीके से होता है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे स्थगन, सत्रावसान और विघटन। स्थगन क्या है, कुछ समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए, ठीक है। मान लीजिए कुछ अनिश्चित काल के लिए कर भी दिया अगर स्थगन, तो उसके बाद राष्ट्रपति आएगा, वो अपना अभिभाषण देगा और सत्रावसान की घोषणा करेगा कि भाई आपका ये सत्र समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो सत्रावसान हो जाता है। सत्रावसान क्या है, सत्रावसान सत्र ही समाप्त कर दिया जाता है उसमें। विघटन क्या है, विघटन में आपका पूरा जो कार्यकाल पूरे होने पर और राष्ट्रपति द्वारा इन दो स्थितियों में किया जाता है विघटन, यानी कि पूरी जो लोकसभा है वो खत्म कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। तीसरा है संसदीय प्रक्रिया में आपका प्रश्नकाल। तीसरा नहीं, थोड़ा नया टॉपिक है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल समझते हैं, प्रश्नकाल क्या कहलाता है। प्रत्येक संसदीय कार्य दिवस का पहला जो संसदीय कार्य दिवस का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। ये वर्तमान में 11 से 12 बजे तक होता है आपका प्रश्नकाल। संसदीय कार्य समिति का जो मतलब संसद की जो प्रक्रिया चल रही है उसका जो पहला घंटा है वो क्या कहलाएगा, प्रश्नकाल। इस दौरान निम्न श्रेणी के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रश्नकाल से ही समझ सकते हैं कि इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम प्रश्नकाल रखा गया है। तो किस श्रेणी के प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहला आता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें किस उत्तर की जरूरत होती है, मौखिक, इसलिए इसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई उत्तर अगर लिखित में देना है, कोई उत्तर आपको लिखित में देना है, तो आप उसके जवाब में क्या कोई दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, क्योंकि फिर दोबारा भी आपको लिखित में ही पूछना पड़ेगा, जिसमें कि आपको टाइम लगेगा। तो इसमें क्या है, तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर की जरूरत होती है, इसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह है आपका तारांकित प्रश्न। अगला है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की जरूरत होती है, इसलिए इसके बाद अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अपोजिट होगा तारांकित का अतारांकित। अल्प सूचना प्रश्न के लिए 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर सवाल पूछा जाता है, इसका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है। ये होते हैं आपके अल्प सूचना प्रश्न, आपको नोटिस देकर कम से कम 10 दिनों का आपको प्रश्न पूछना होता है। इसमें निजी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न, ऐसे व्यक्ति जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है लेकिन किसी विधेयक, संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए वह उत्तरदायी रहा है, तो उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये निजी सदस्यों से पूछे जाने वाला प्रश्न आपका कहलाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, ज़्यादातर सवाल किससे किए जाते हैं, जो सत्ता पक्ष में है, जिसके पास सत्ता है, या कोई मंत्री है। जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग का मंत्री है, तो कोई व्यक्ति उससे पूछना जा रहा है कि साहब शिक्षा विभाग में आपने क्या क्या कार्य किया है, आप इस विभाग में देश के लिए मतलब क्या क्या आपने काम किए, क्या क्या आपके उद्देश्य हैं उनके बारे में बताइए, या मान लीजिए आपकी जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में जानकारी ले लेता है। तो अब कोई व्यक्ति किसी पद पर ही नहीं है, तो उससे इस संबंध में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो फिर क्या होगा, किसी विधेयक, संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए वो उत्तरदायी रहा हो, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको कहते हैं निजी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। आगे हम बात करेंगे शून्यकाल की। शून्यकाल को देख ले तो शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद का अगला घंटा शून्यकाल होता है। ये वर्तमान में 12 से 1 बजे तक होता है। 11 से 12 आपका प्रश्नकाल और 12 से 1 आपका शून्यकाल। शून्यकाल की बात करें तो ये भारत की ही देन है, यानी कि इसका जन्म भारत में ही हुई है। इसका शुरुआत जो हुई है भारत से ही हुई है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत सन 1962 में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका हो गया शून्यकाल।
आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बारे में जो कि सदन में पेश किए जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, उनकी शब्दावलियों को हम जानेंगे। चलिए बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। तो मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करना अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। मान लीजिए एक सरकार बनी हुई है, उसका विपक्ष चाहता है कि सामने वाली जो सरकार है वो अपना बहुमत सिद्ध करे, वो दिखाए कि भाई हमारे पास बहुमत है, हमारे पास पूर्ण सदस्य हैं जितना बहुमत के लिए चाहिए। तो ऐसी स्थिति में लग रहा हो किसी व्यक्ति को भाई इनके पास नहीं है, तभी तो वो मांग करेगा भाई बहुमत सिद्ध करो, अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। तो इस तरीके से, और अविश्वास प्रस्ताव अगर कोई सरकार जो वर्तमान में है वो विश्वास न जता पाए कि भाई बहुमत न सिद्ध कर पाए, तो उसे अपनी सरकार से उस व्यक्ति को, जो पीएम होगा, उनकी मंत्रिपरिषद होगी, उन सभी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये होता है अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा है धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव की बात कर लें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए उनका आभार व्यक्त करना आपका धन्यवाद प्रस्ताव कहलाता है। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति अभिभाषण देता है जब लोकसभा को जब आहूत किया जाता है, तो संयुक्त सदन बुलावा के 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। उसके बदले में जो सदस्य होते हैं वो अपना धन्यवाद प्रस्ताव से आभार व्यक्त करते हैं। तीसरा है स्थगन प्रस्ताव। तो सार्वजनिक महत्व के किसी अति आवश्यक मामले पर ध्यान आकर्षित करना, ठीक है, ये आपका स्थगन प्रस्ताव हो जाता है किसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस पर। उसके बाद इस स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो आपकी जो बैठक है उसको स्थगित कर दिया जाता है। अगला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। किसी मामले पर संबंधित मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना, ये आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, ठीक है। कोई भी मामला हो, जैसे मान लीजिए गृह मंत्री है कोई, ठीक है, उसे कोई सामने वाले कोई व्यक्ति है, वो किसी भी राज्य में अच्छी स्थिति नहीं है। गृह मंत्री का कार्य क्या होता है, किसी राज्य को संभालना, वहाँ के जो आंतरिक मामले हैं उनको देखना, तो उस पर वो ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं दूसरे विपक्ष के लोग। विशेषाधिकार प्रस्ताव, एक सांसद की विशेष अधिकार के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए, ठीक है, जो विशेष अधिकार है उसके उल्लंघन को संबोधित करने के लिए आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है। कटौती प्रस्ताव की बात कर लें तो सरकार द्वारा की गई अनुदान की मांग का विरोध। मान लीजिए सरकार क्या है, सरकार को क्या, अगर सरकार में कोई व्यक्ति है तो उसको तुरंत पैसा मिल जाता है, किसी बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर तो मिलता है, लेकिन कुछ मुद्दों पर सरकार को मांग करनी पड़ती है संसद से। तो भाई जब मांग करेगा अनुदान की तो उसका विरोध करती है विपक्षी पार्टी, तो उसको कहते हैं कटौती प्रस्ताव। तो ये आपके मुख्य प्रस्ताव हो गए, इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ये किसी भी एग्जाम में आपका एज इट इज पूछ लेते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। आगे हम बात करेंगे, देखिए शून्यकाल ये दोबारा से रिपीट हो गया है, हमने पढ़ा दिया है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं गणपूर्ति व कोरम। गणपूर्ति क्या होता है, कोरम, तो गणपूर्ति एक सदन की संख्या का एक भाग है। मान लीजिए आप कोई सदन है, उसमें कुछ लिमिटेड कुछ संख्या तो दी गई होगी मिनिमम लोगों की, भाई कितने लोग आएंगे तब हम सदन की शुरुआत करेंगे। पता चला एक अध्यक्ष बैठा है, एक सामने सदस्य बैठा है और सदन की कार्रवाई चल रही है, तो ये तो ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या है, तो एक गणपूर्ति रखी गई है। तो गणपूर्ति सदन की 10वां भाग है, यानी कि मान लीजिए 1/10 है, यानी कि मान लीजिए जैसे अधिकतम कितने हैं 550 है अधिकतम, तो उसका 1/10, ठीक है, ये आपका गणपूर्ति में रहता है। तो यानी कि 55 सदस्यों की ये नीचे दिया भी गया है। तो लोकसभा में मिनिमम 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में मिनिमम 25 सदस्य होने चाहिए, तब आपकी गणपूर्ति मानी जाएगी। सदन में गणपूर्ति न होने पर तो क्या किया जाएगा, तो अध्यक्ष जो कि लोकसभा का अध्यक्ष है, 2 सदन होते हैं, सभापति जो कि राज्यसभा का सभापति है जो कि उपराष्ट्रपति होता है, का कर्तव्य बनता है कि वो सदन को स्थगित कर दे। भाई जब लोग ही नहीं आए तो क्या करेंगे, सदन चला गया, ठीक है, स्थगित कर दो, जाने दो। स्थगित मैंने बताया था आपको पहले, यानी कुछ निश्चित समय के लिए स्थगित करना। आगे हम बात करेंगे संसद के सदनों और संसद के सत्रों और क्या कहते हैं आपका स्थगन, सत्रावसान, विघटन, शून्यकाल, प्रश्नकाल, इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये आपके वही प्रश्न है जो कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, संसद के अनुच्छेद 55 में 85 में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी चीज़ों का आपका वर्णन है। अगला प्रश्न है, आहूत करना का क्या अर्थ है, ठीक है, मैंने आपको बताया था आहूत करने का अर्थ है सभा में उपस्थित होने का आदेश। कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है, ठीक है, राष्ट्रपति देता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति देता है। और इसके अलावा सत्रावसान भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न है, संसद के सदनों में सत्र किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो मैंने आपको बताया राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त बैठक का आह्वान किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बात की जाए तो इसका अनुच्छेद 108 में जिक्र है, संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, अगला ही प्रश्न आ गया, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये बुलाया किसके द्वारा जाता है, तो बुलाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है।
अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो संसद के दोनों सदनों के बीच मैंने आपको बताया अधिकतम 6 माह अंतराल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मैंने आपको बताया जो संयुक्त बैठक का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 108 में है। 108 में किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसको बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। किसकी? संयुक्त बैठक की। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदन शामिल होते हैं, सदस्य शामिल होते हैं। संसद की एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो संसद के एक वर्ष में आपके 3 सत्र होते हैं। पहला आता है बजट सत्र, दूसरा आता है मानसून सत्र और तीसरा आता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होता है? बजट। सबसे छोटा कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र, मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, स्थगन का क्या अर्थ है? तो बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए रोकना। इसमें एक वो भी बनता है, अनिश्चित काल के लिए भी स्थगन किया जाता है, लेकिन उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है सत्रावसान में राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सदन की बैठक का स्थगन किसके द्वारा किया जाता है? तो सदन की बैठक का जो स्थगन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा का किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, और राज्यसभा का किया जाता है आपके सभापति द्वारा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है इसके द्वारा। तो स्थगन दोनों के सदनों के सभापति और अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सत्रावसान आपका राष्ट्रपति द्वारा और विघटन भी आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सत्रावसान का क्या अर्थ है? तो सदन के सत्र का पूर्ण होना आपका सत्रावसान कहलाता है। तो यहाँ पर आपके संसद के सदन और उनके सत्रों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे, शून्यकाल और आपका प्रश्नकाल, उसके अलावा सत्रावसान, विघटन और आपका स्थगन के बारे में जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हमने देख लिया। गणपूर्ति क्या होती है? 1/10 की होती है। तो इस तरह से संबंधित जो भी प्रश्न बनते थे वो भी हमने देख लिए। आशा करते हैं आपको सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।